प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो दो भागों में विभक्त है। मैं बार बार हर ऑनलाइन कक्षा में मैं इसकी चर्चा करते आ रहा हूँ कि आपका पाठ्यक्रम 40 अंकों का जो है हिंदी भाषा से संबंधित है और शेष 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो इसी हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित हैं। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन 4 कालखंडों में विभक्त है, उसका संक्षिप्त इतिहास आपके पाठ्यक्रम में है। जैसे प्रमुख रचनाकार, हर काल की परिस्थितियाँ, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके आएंगे। और भाषा विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं हमने बार बार, मैं अभी वापस पुनरावृत्ति नहीं करूँगा कि इस 20-20 अंकों के 2 भाषा पे प्रश्न आएंगे। हिंदी भाषा का उद्भव विकास और अवधी, राजस्थानी और ब्रज भाषा से संबंधित एक प्रश्न इनसे होगा और एक हिंदी भाषा के उद्भव विकास से संबंधित होगा। तो 40 अंकों का ये पाठ्यक्रम है। अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक या बहुविकल्पी प्रश्नों का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ केवल 100 अंकों का प्रश्न पत्र जो बनेगा उसमें केवल 5 ही निबंधात्मक प्रश्न होंगे। 500 शब्दों में उसका आंसर देना है। 5 ही क्वेश्चन 20-20 अंकों का होंगे। 100 अंकों का पेपर है। हाँ, अथवा में जरूर होंगे। 5 क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन अथवा में डाले हुए होंगे, उनमें से एक आपको करना, 2 में से एक। तो जो पिछली ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें न केवल हमने हिंदी भाषा से जुड़े हुए 40 अंकों के पाठ्यक्रम को पूर्ण किया और सबके मॉडल आंसर के रूप में हमने उनका अध्ययन किया, सबके PDF नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे। साथ ही हिंदी साहित्य का जो ये संक्षिप्त इतिहास है जिसमें से आदिकाल और भक्तिकाल को हम पढ़ चुके हैं। 2 काल आपके शेष बचे हुए हैं, यानी रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल की भी 3 काव्य धाराएँ हैं। रीतिबद्ध कवि जैसे केशवदास रीतिबद्ध हो गए, तो रीति मुक्त कवि जैसे गणानंद, बोधा, ठाकुर आलम, और रीति सिद्ध कवि एकमात्र द्विजदेव और उनके साथ में द्विजदेव। और रीतिबद्ध कवि बहुत सारे हैं, चिंतामणि कवि, पद्मावर देव, केशवदास जी आदि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। यानी इस कालखंड को, हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे इस कालखंड को आरंभ करने से पूर्व इस कालखंड की जो विविध परिस्थितियां हैं, जो परिवेश है, जो पृष्ठभूमि है, जिनका प्रभाव तत्कालीन कवियों पर पड़ा और उन्होंने ऐसा काव्य लिखने को अपने आप को मजबूर करना पड़ा। यानी रीतिकाल एक तरह से दरबारी कवि, रीतिकाल के जो कवि हैं दरबारी कवि थे। प्रकृति की खुली कोख में बैठ करके उनको विचरने का आनंद नहीं मिला था। यानी उन्होंने जो लिखा वो राजा और रानियों के वैभव विलास से जुड़े हुए चित्र उन्होंने रेखांकित किए, क्योंकि तत्कालीन राजागण यही चाहते थे। और जो दरबारी कवि हैं उनकी रोजी रोटी के लिए वो राजा के आश्रय पर निर्भर थे। राजा जैसा लिखवाना चाह रहे थे वैसी भावनाओं के अनुरूप उन्होंने काव्य लिखा और फिर 80 रुपया और एक तरह से इनाम प्राप्त किए थे। तो देखिए, हम रीतिकाल की प्रमुख वह परिस्थितियाँ, वह परिवेश जिसमें इस काल का साहित्य पनपा और तत्कालीन साहित्यकारों ने जो रचनाएं समाज को दी है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं, उन परिस्थितियों को हमें पढ़ना अनिवार्य है। तो देखिए, रीतिकाल जो हिंदी साहित्य का तीसरा कालखंड है जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। यानी मध्यकाल के 2 भाग हुए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में भक्तिकाल, जो हाल ही में हमने पढ़ा था, भक्तिकाल की विविध परिस्थितियाँ, संत काव्य, निर्गुण संत काव्य धारा, निर्गुण प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा, सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा, सगुण राम भक्ति काव्य धारा। और हिंदी साहित्य के इतिहास के इस रीतिकाल को यानी भक्तिकाल को एक स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इनसे संबंधित सभी विषयों पर हमने एक मॉडल आंसर के रूप में हमें अभी हाल ही की ऑनलाइन कक्षा में हमने भक्तिकाल से संबंधित पाठ्य सामग्री को पढ़ा है। तो अब ये जो तीसरा कालखंड है उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल कह करके भी पुकारा जाता है। विक्रमी संवत 1700 से लेकर के विक्रमी संवत 1900 तक कालखंड इसके 200 वर्षों तक का कालखंड है।
हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बाद रीतिकाल का आगमन होता है। इसकी समयावधि सन 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक रही है। 43 यानी 43, 1643 से 1843 तक का कालखंड रीतिकाल का रहता है। इस काल का नामकरण भी विवादास्पद रहा है। जिस तरह से आदिकाल का नामकरण विवादास्पद रहा और विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से आदिकाल का नामकरण सुझाया था, उसी भांति रीतिकाल का नामकरण भी विवादास्पद है और विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से इस काल को अनेक नामों से पुकारा है। इस कालखंड हेतु जो नाम विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं उनका संक्षिप्त नामोल्लेख इस प्रकार हैं। पहला अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने, जो मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था उसमें इस रीतिकाल को उन्होंने अलंकृत काल कह करके पुकारा है। फिर आता है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी, जिन्होंने इस युग को कलाकाल कहा है कि भाव पक्ष निर्बल हो गया और कला पक्ष की माथापच्ची ही इन कवियों ने की हैं। फिर आता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, जिन्होंने इस काल को श्रृंगार काल कहा है क्योंकि दरबारी कवि थे और राजा के आश्रय में रहते थे और केवल श्रृंगार रस से ओतप्रोत जैसा राजा चाहते थे वैसे ही रचनाएं, भोग विलास से संबंधित रचनाएं इन कवियों ने की, इसलिए श्रृंगार काल। चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल को रीतिकाल कह करके पुकारा है। और डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने भी इस युग को यानी रीतिकाल को श्रृंगार और भक्ति युग नाम से इन्हें पुकारा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल का जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो तीसरा ये कालखंड है, जो एक तरह से विवादास्पद रहा है, जिसके ऊपर हम एक अलग स्वतंत्र प्रश्न में रीतिकाल के नामकरण संबंधी विविध विद्वानों के मतों की समीक्षा करते हुए और तर्कपोष्ट शैली में इसका सर्व उपयुक्त मत पर हम विवेचन करेंगे। तो एक स्वतंत्र मॉडल आंसर के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। आज हम केवल जो रीतिकाल की जो प्रमुख परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने जा रहे हैं, जिन परिस्थितियों में पल पोस करके कवियों ने तत्कालीन साहित्य का सृजन किया था। तो देखिए, सर्वमतानुसार उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से अभिहित करना सर्वाधिक उपयुक्त है। रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियां निम्नानुसार हैं, जिसमें से हम आरंभ करने जा रहे हैं। पहली परिस्थिति यानी राजनीतिक परिवेश, तत्कालीन राजनीतिक परिवेश और पृष्ठभूमि कैसी थी, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, जिससे मजबूर होकर के इन कवियों ने इस तरह का मांसल वर्णन, श्रृंगार वर्णन को केंद्रित करते हुए नायिका के नक्सिक वर्णन और मांसल वर्णन तक को कर डाला है। यानी कभी कभी लेखक साहित्यकार जो है अपनी मर्यादा की हद तक को पार कर गए हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों से मजबूर होकर के ऐसा इन्होंने किया था। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहली परिस्थिति को लेते हैं हम, परिवेश, पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। यानी मुगल एक तरह से चरमोत्कर्ष पर थे और धीरे धीरे उनका पतन आरंभ हो जाता है, विनाश युग आरंभ हो जाता है। तो मुगल एक तरह से बाबर के समय से आरंभ होकर के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इस तरह से ये शासनकाल चलता रहता है। औरंगजेब तो खैर बाद में आते हैं। इसी समय अंग्रेजों का आगमन भारत में हो जाता है। मुगल सम्राट अकबर और शाहजहाँ ने जिस सांस्कृतिक समन्वय के द्वारा, यानी मुस्लिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों का समन्वय करते हुए जिस विशाल मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था, जिसमें सुख, शांति, समृद्धि थी, ताजमहल और मयूर सिंहासन का निर्माण भी हुआ, जो अपनी कलात्मकता में विश्व प्रसिद्ध हैं। किंतु इसके पश्चात शाहजहाँ के रोगग्रस्त होने पर सन 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों औरंगजेब और दारा शिकोह में राजगद्दी को लेकर के सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया था। दारा की
हत्या करके औरंगजेब ने सत्ता पर एकाधिकार किया, किंतु उसकी जो धार्मिक कट्टरता की नीति थी और अमानुषिक व्यवहार के कारण मुगल वंश की धार्मिक जो सहिष्णुता और उदारता जो अकबर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा स्थापित थी, वो खंड खंड हो गई, खंडित हो गई। यानी कहने का तात्पर्य, औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपना करके अपना आतंक हिंदुओं पर फैलाया था। जबरन मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करवाना, उनका धर्म परिवर्तन करना, जबरन हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनको खंडित करना, मूर्तियों को खंडित करना, एक तरह से जो रीति रिवाज थे ब्राह्मण वर्ग में चोटी कटवा देना, जनेऊ उतरवा देना, कंठी माला उतरवा देना, तिलक छापे बंद करवा देना, ये एक तरह से औरंगजेब ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करके उनकी आस्था को खंडित करने का प्रयास किया था। तो इस अमानुषिक व्यवहार के कारण मुगल साम्राज्य की जो सहिष्णुता और उदारता वो धीरे धीरे खंडित हो गई, बिखर गई। जमींदारों और हिंदू राजाओं ने भी उपद्रव प्रारंभ कर दिए थे। औरंगजेब का अधिकांश समय इन विद्रोहों को दबाने में व्यतीत हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक स्थिति अत्यंत विकट एवं शोचनीय हो गई। राजनीतिक दृष्टि से इस युग को घोर निराशा और अंधकार का युग समझना चाहिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम राजगद्दी पर बैठता है और 1712 ईस्वी से मुगल साम्राज्य का फिर पतन आरंभ हो जाता है। अगले 50 वर्षों तक इस मुगल साम्राज्य में एक तरह से अस्थिरता रहती है। छोटे छोटे जमींदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनकी विलासवृत्ति में बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय सत्ता की पकड़ जो है वो ढीली होती गई। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और रही सही कसर 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी टूटने का पूरा लाभ अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को परास्त करके मुगल शासन की इतिश्री कर दी। यानी शाह आलम को परास्त करते हुए उन्होंने मुगल शासन की इतिश्री कर दी। यह है उस समय की राजनीतिक गतिविधियों की करुण और दारुण कहानी। 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने शक्ति को संचित करते हुए अपना आधिपत्य जमाना आरंभ कर दिया। यानी आधिपत्य जमा ही लिया था। वास्तव में वास्तविक जो सत्ता है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई और शेष मुगल सम्राट अमीर वर्गों के हाथों की कठपुतलियां बनकर नाम मात्र के शासक रह गए। विलासवृत्ति के कारण मोहम्मद शाह को इतिहासकारों ने मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से पुकारा, यानी रंगीले की उपाधि प्रदान की। और गणानंद जो इन्हीं के राजाश्रय में रहते थे और उनकी प्रेयसी सुजान वो भी इन्हीं के राजाश्रय में रहती थी। गणानंद के ऊपर अत्याचार हुए और मोहम्मद शाह रंगीले ने इनको दरबार से बाहर खदेड़ दिया और फिर वो भी एक तरह से रीतिकाल के कवि हैं और आगे चल कर के वो कृष्ण भक्ति में लीन हो जाता है। उनका ये लौकिक प्रेम या आगे चल कर के लौकिक प्रेम में परिवर्तित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगलों की तरह ही हुआ। राजपुताने में भी भोग विलास व बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर अग्रसर हुए। वास्तव में यह युग गौड़ नैतिक पतन की पराकाष्ठा का काल है। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ और इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के तत्कालीन साहित्यकारों ने रीतिकाल का यह साहित्य लिखा। तो अभी हमने चर्चा की थी राजनीतिक परिस्थितियों पर और
सामाजिक परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे अगली ऑनलाइन कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह पुनः आपसे यह है कि जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन महाविद्यालय में उपलब्ध करवाएं ताकि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा सके और जो ऑनलाइन कक्षाएं उनको फ़ायदा मिल सके और महाविद्यालय की महत्वपूर्ण कोई सूचना वहां तक संप्रेषित की जा सके। और जो विद्यार्थी पहली बार कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उनसे भी आग्रह है कि इन वीडियोज़ को यदि पहली बार देख रहा तो वो लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हमने सामाजिक परिस्थितियों से लेकर के जो परिस्थितियाँ हैं, धार्मिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, इसको हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।